नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो बूज। इसमें नशा है लेखन का, नशा है शब्दों का। आज इस कार्यक्रम कला दर्पण में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ही जादूगर से जिनका नाम है डॉक्टर बीना, जिनके शब्दों का नशा आपके सर चढ़कर बोलेगा। बीना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। धन्यवाद, शुक्रिया। बीना जी, हमने जैसे कि आपका प्रोफाइल देखा, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा मन किया कि हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाकर आपके बारे में जानकारी हासिल करें। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं? जी, जो मेरा शौक था, मेरा सौभाग्य है कि वही मेरा व्यवसाय भी बना। मैं पेशे से अध्यापिका शिक्षण का कार्य करती हूँ और शिक्षण कार्य में आप तो जानते हैं, पढ़ना, पहले खुद पढ़ाना। जी। पढ़ते पढ़ाते कहानियाँ, लघु कथा, कविताओं से मैं जुड़ी। अच्छा। और फिर अंदर से ही भावना आई और फिर लिखने की भी इच्छा हुई और थोड़ा बहुत लिखने भी लगी, तो पढ़ते पढ़ते ही। तो आपको यानी लिखने की प्रेरणा आपके अध्यापन से ही मिली? जी जी। कोई ऐसा राइटर, कोई ऐसा लेखक जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, या उसको देखकर आपको ये प्रेरणा मिली हो कि मुझे भी लिखना चाहिए? मैंने स्वामी विवेकानंद जी के विचार बहुत पढ़े थे और तुलसीदास जी के रामचरितमानस। अरे वाह! ये गहराई से मेरे अंतर मन को छू गई। अच्छा। है ना? तो जब वो ईश्वर के प्रति कहते हैं ना, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो निज सहज स्वरूप को पाने की इच्छा, और वो करते 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 इस तरह कहानियाँ और पढ़ी मैंने। रामायण तो पढ़ी और भी उपनिषद की कहानियाँ पढ़ी, तो मेरे अंदर भी ये आया कि ये समाज को एक सृजन संवाद दे रहे हैं। और हमारे जो संस्कृत, हिंदी जैसे मेरे विषय हैं, कला से जुड़े हुए हैं। अच्छा। वाचन कला है ना, लोगों को प्रेरित करते हैं। जी। प्रेरणा, बच्चों की प्रेरणा, समाज की प्रेरणा। तो यही से मुझे लिखने की भी प्रेरणा मिलती चली गई कि मैं भी अपने, जैसे दूसरों के भाव पढ़ रही हूँ, मैं भी अपने भाव दूसरों को देख के समाज में क्या सोचती हूँ, अंतर मन में क्या ख्याल उठ रहे हैं, दूसरों तक पहुँचाऊँ। तो इसी तरह मैंने शुरू में छोटी छोटी कविताएं लिखी, दोहे लिखे, कहानियाँ, लघु कथाएं लिखी, समीक्षाएं। तो आपको ये कहीं से प्रेरणा मिली या आपने किसी गुरु से सीखा? आप किस तरह से लिख पाए ये सब? एक सृजन संवाद बनता चला गया, पढ़ते पढ़ते ही कहानियाँ, गीत, कविताएं हैं। और एक बार मैं आ रही थी मेट्रो में, तो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की यहाँ गुड़गांव की हैं एक, उनसे परिचय हुआ, लेखिका। और इंदिरा मैम से मेरा परिचय हुआ। इंदिरा मोहन जी को आप शायद जानती हों, गीतकार हैं जी। तो उन्होंने, उनके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रेरित किया, वहाँ से भी मुझे थोड़ी प्रेरणा। जी, जाहिर सी बात है कि किसी न किसी की प्रेरणा के बिना तो इंसान नहीं लिख पाता। मैं भी जब छोटी थी तो मुझे अमृता प्रीतम बहुत अच्छी लेखिका लगती थी और मेरा मन करता था कि मैं भी कभी लिख पाऊंगी। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उन जैसा लिख पाती हूँ, लेकिन उनके जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली लिखने की। तो जैसे मुझे, हाँ बिल्कुल सही कहा, जैसे कृष्णा सोपती जी हैं और वर्तमान में नरेंद्र कोहली जी बहुत अच्छा लिखते हैं। नरेंद्र लाहड़ जी के मैंने उपन्यास और उनके गीत पढ़े। तो इन सब महापुरुषों ने, नरेंद्र लाहड़ जी ने क्या काम किया है महान, मेरी नज़र में वो बहुत महान काम है। उन्होंने संस्कृत के जितने भी हमारे महागादी कवि हुए हैं प्राचीन काल के, उपनिषदों को पढ़ा, उनको पढ़ा, और उनके जो अभी कहीं और उपलब्ध नहीं है, उन कवियों को उन्होंने उपन्यास के रूप में साधा। अच्छा। और आज इन पर वो कभी आपसे परिचय कराऊंगी मैं, यही हमारे गुड़गांव में ही रहते हैं। जी, बहुत अच्छी। हाँ, तो वहाँ से भी मुझे, नरेंद्र लाहड़ से भी काफ़ी शब्द सृजन की प्रेरणा मिली। जी, मेरे ख्याल एक अच्छा राइटर बनने से पहले एक अच्छा पाठक होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को पढ़ेंगे नहीं तो शायद आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन नकल ना हो, बस इतना डर लगता है कि कई बार हम किसी को पढ़ते पढ़ते हम उसी की तरह लिखना शुरू कर देते हैं, उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, प्रेरणा देखो, पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि आपके भाव पुष्ट होते हैं, आपका शब्द भंडार बढ़ता है, जीवन की समझ आती है। जब जीवन की समझ आएगी तभी तो अपना सृजन संवाद करोगे। तो वहाँ तो जो स्तरीय हैं
उनके लिए तो कॉपी की गुंजाइश नहीं है। हम प्रेरणा लेते हैं, वो अलग बात है। हमारे आसपास वातावरण में अगर हम गहराई से नजर डालें तो इतने सारे, जैसे एक आविष्कारक होता है, उसकी पारखी नजर है, जैसे एक जौहरी है, हीरा की परख रखता है, ऐसे ही लेखक है। समाज के आसपास के वातावरण से ही वह अपना प्लॉट चुन लेता है। और अगर उसके पास शब्द भंडार है, शब्द सृजन की नजरिया है उसके पास, तो अपनी चीज वो लिख लेगा, चाहे अपने भाव वो लघु कथा में उतारे, कविता के रूप में निकाले, कहीं तो वो अपने भाव को प्रकट करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बीना जी, जब आप लिखती हैं तो क्या आप कॉफी पीते हुए लिखती हैं, क्या आप सोते हुए लिखती हैं? मुझे शांत अपने आसपास माहौल चाहिए। बिल्कुल शांत तो माहौल चाहिए, लेकिन मतलब ऐसे कौन सा समय होता है? प्रभात बेला मैंने ये देखा है। वैसे तो हम कहीं जा रहे हैं कार में या पैदल चल रहे हैं, तब भी कोई कौंध जाता है विचार, तब भी आसपास को देखे हम बहुत। हाँ, जैसे मैं एक बार जॉगर पार्क में घूम रही थी, जॉगर्स पार्क में, तो अचानक ही राम से संबंधित एक ख्याल आ गया और राम पर एक कविता बन गई। लेकिन ज्यादातर मेरे साथ क्या होता है कि प्रभात बेला, जब अगर मन में कोई ख्याल गूंज रहा है, कोई प्लॉट चल रहा है, लघु कथा का आ रहा है, तो मैं अचानक मेरी 2 बजे आँख खुल जाएगी और मैं लिखने बैठ जाऊंगी। कई बार ऐसा होता है, एक बार में रचना पुष्ट हो जाती है। कभी सोता नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो भोर की बेला मुझे प्रेरित करती है। अब एक भोर की बेला से बात चली है तो एक छोटी सी कविता जी। भोर का सूरज भोला, भोर का सूरज भोला, जनमन से कुछ बोला, भोर में ना मैं अग्नि का गोला, गुनगुन धूप तापती अंगड़ाइयां लेती कलियां, गुनगुन धूप तापती अंगड़ाइयां लेती कलियां, जब बाहर झांकती हैं, खुशबू से चमन महकाती हैं, तुम भी निकलो अपने प्रकोष्ठ, तुम भी निकलो अपने प्रकोष्ठ से, कह दो कुछ ओष्ठ से, और हाँ, जमीन में धंसा ये बीज, दिल जो उठावे टीस, दोनों टूट जाएंगे। पर ठहरो, टूटकर बिखरने से पहले जग को सुंदर बना जाना। अरे वाह, क्या बात। टूटकर बिखरने से पहले जग को सुंदर बना जाना, कोई रचना तरो जग को दे जाना, कोई रचना तरो जग को दे जाना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लेखन है आपका। मैं बीना जी अगला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि आप जब लिखती हैं तो आप भाव को ज्यादा महत्व देती हैं कि भाव अच्छे होने चाहिए, या हमें उन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, विधा का, शैली का? आप क्या समझती हैं? अगर मैं दोहा लिख रही हूँ, अगर मैं लघु कथा लिख रही हूँ, तो भाव के साथ वहाँ उसकी शैली भी चलेगी। लघु कथा में कैसी शैली? लघु कथा में भी आप जो है गागर में सागर भरते हैं और हक्का बक्का छोड़ देते हैं पाठक को कि अंत में ये हुआ, वो अचंभित रह जाए, थोड़ा सा कुछ ऐसा भाव। संक्षेप में अपनी बात कहनी होती है, वह हम कहानी के उपन्यास की तरह विस्तार नहीं दे सकते। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में हम अपनी बात कहेंगे, कोई विशेष बात, एक घटना, 1 या 2 पात्र, ज्यादा से ज्यादा 3 पात्र के माध्यम से। अब दोहा में भी 13-11 का मात्रिक छंद है, उसमें भी हम सीमित अंदाज में अपनी बात कह सकते हैं। जैसे एक दोहा लिखा मैंने कि जैसे कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा रहा है या आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है, सबको एक समान वह पढ़ा रहा है, परंतु होता क्या है कि सब सोखता नहीं है। 35 बच्चे हैं, 35 सोखता नहीं है, सारे शिष्य नहीं है, बिल्कुल सोखता कोई है। तो उस पर एक स्थिति पर है कि ज्ञानामृत वर्षा हुई गुरु मुखारविंद, ज्ञानामृत वर्षा हुई गुरु मुखारविंद, कोई बिरला भीसता ढले पात अरविंद, कोई बिरला भीसता ढले पात अरविंद। जैसे कमल के पत्ते से ओस ढलक जाती है, तो ज्यादातर से ज्ञान जो गुरु के मुख से अमृत के रूप में वर्षा हो रही है, कोई उसे सोचता है, ग्रहण करता है, सुनते समय, लेकिन ग्रहण करते हैं, नहीं कर पाते। वो बात ठीक है, हर बात का ग्रहण करना शायद। हाँ, और रही बात भाव की, तो जिस स्थिति परिस्थिति को मैं चुन रही हूँ लिखने के लिए, चाहे वो कविता है, कहानी है, समीक्षा है, किसी अक्सर मेरे पास किताबें आती हैं समीक्षाएं लिखने के लिए, तो जिसको मेरा दिल गवाही देगा तभी करुणा उपजेगी, भाव आएगा तो शब्द सृजन होगा और एक सृजन संवाद बन जाएगा।
इसलिए हम जो काव्य गोष्ठी करते हैं, मैंने तो उसका नाम भी रखा है सृजन संवाद। आपकी बातों से मुझे एक राम और रावण की कथा याद आती है कि किसी ने पूछा कि रावण भी बहुत शिक्षित थे। हाँ। रावण शायद राम से भी ज्यादा कांड शिक्षित पंडित थे, था। शिक्षित राम से भी ज्यादा थे। हाँ। लेकिन फर्क क्या है दोनों की शिक्षा में? तो उन्होंने कहा कि राम सुशिक्षित थे, सुशिक्षित थे, उन्होंने ग्रहण किया, और वो रावण नहीं, रावण उच्च शिक्षित थे। उच्च शिक्षा में और सुशिक्षा में बहुत फर्क है। उच्च शिक्षित तो आप डिग्री ले लेते हैं, आप बड़ी बड़ी चीजों में पास हो जाते हैं, तो वो तो उच्च शिक्षा है। हाँ। लेकिन सुशिक्षित होना वो है कि आप छोटी सी चीज को ग्रहण कैसे करते हैं, अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। बिल्कुल इसी स्थिति पर शायद कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि वो पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वर्तमान में भी देखा जा रहा है, आज की जो विद्यालय की शिक्षण पद्धति है मैम, वहाँ पर भाव, करुणा और चारित्र्य की शिक्षा थोड़ी सी कम हो गई है। एक तो टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई है, इंटरनेट है, नेटफ्लिक्स है, बच्चे उनके संपर्क में हैं, तो वो मुड़ गए हैं, है ना। तो वो भाव ग्रहण वाली जो बात है वो कहीं पीछे हटती जा रही है। अच्छा बीना जी, आपने 2 भाषाओं में शोध कार्य किया है जी, एक हरियाणवी और एक राजस्थानी जी। ये दोनों भाषाएं आपके दिल के कैसे करीब रही और आपने क्या शोध कार्य किया? जी, जो मेरे पतिदेव हैं वह वायुसेना में कार्यरत थे। अच्छा। तो हमारी पोस्टिंग आई जोधपुर की, शिलांग के बाद हम जोधपुर शिफ्ट हुए। तो वहाँ मैंने तब तक MA BEd कर लिया था। तो जोधपुर विश्वविद्यालय अच्छा है, राजस्थान विश्वविद्यालय हिंदी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वहाँ मुझे प्रोफेसर मदनराज डी मेहता से मिलने का सौभाग्य हुआ, और वे बहुत कम लोगों को PhD कराते थे, चुनिंदा लोगों का, बहुत सख्त साक्षात्कार लेते थे और जब उन्हें जचता था उसी को वह ऑफर करते थे। तो एक लड़की थी अमेरिका से आई थी, वो मीराबाई पे कर रही थी, कबीर पे भी एक तो चल रहा था उस समय। अच्छा, मेरा भी कबीर मेरा विषय प्रिय रहा है जी। कबीर तो मेरे ख्याल सबके तुलसी कबीर है, रहा है, तो मैं उस पर चाह रही थी जी, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कहा हेड ने, तो ऐसे 10-12 लोग बैठे हुए थे, साक्षात्कार ले रहे थे। तो मदन राज जी मेहता का प्रश्न उछला कि ये बताइए बीना जी, आप कबीर को चुनना चाहती हैं, आप उनकी क्या बात प्रभावित करती है? मैंने कहा कि सर, मुझे कबीर की सामाजिकता प्रभावित करती है कि और कोई संत इतना इस गहराई से समाज से नहीं जुड़ा है, या तो वो पूरा आध्यात्मिक है या पूरा वो सामाजिक है। बिल्कुल, वो तो आज के जो बच्चे MNC में काम कर रहे हैं, वो तो उनके लिए भी एक आदर्श है। लेकिन कबीर ऐसे चरित्र हुआ है कि वो कभी पुराना ही नहीं हुआ। पुराना नहीं हुआ, मैं कहती रही हूँ, आज के बच्चे भी प्रासंगिकता सदैव बनी हुई है। बिल्कुल। तो सामाजिकता वो गई नहीं, संभाव लाते हैं, सौहार्द लाते हैं, क्योंकि अनेक जाति धर्म हमारे देश में है। तो मुझे कबीर का चरित्र ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही कि बिना कबीर 500-600 साल हो गए इस पे काम चल रहा है, बहुत सारी किताबें पोथियां आ गई हैं, और वो तो खुद कह गए पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ। तो तुम ऐसा विषय लो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। उस समय लोक साहित्य नया चलन में आया था। अच्छा। और बहुत कम यूनिवर्सिटीज थी जो लोक साहित्य पर काम कर रही थी। और लोक साहित्य ऐसी विधा है जो हमारा, जो देखो, हमारे वेद श्रुति से आए हैं, सुनकर ही पहले याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आए हैं। लोक साहित्य से तो हमारा साहित्य आगे चल के आया है, पुष्ट हुआ है। ये मर रहा है ना। लोकगीत कितने जान देते हैं आम जीवन में। देखिए, अभी भी ब्याह शादी उत्सव है, लोकगीतों के बिना अधूरा मजा है ना। बॉलीवुड भी उससे प्रभावित है। तो उन्होंने मुझे सुझावित किया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप लोकगीतों पे काम करो। तो उन्होंने कहा कि राजस्थानी और तुम हरियाणा से हो और राजस्थान से हम हैं, इनके लोकगीत चुन लो और इस साहित्य पर काम करो। अच्छा। तो उन दिनों रामपुर से धरती गाती है कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर रेडियो से आता था। धरती गाती है, तो मैं गाने सुना करती थी, तो लोकगीत मुझे सुनना अच्छा भी लगता था। तो इसी तरह से बात बनती चली गई और फिर मेरा विषय हुआ हरियाणवी और राजस्थानी लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन। काफ़ी मैंने कैसेट्स बनाए, घूमी लोगों में। ऐसे नहीं था कि बस दूसरों की किताबें पढ़ पढ़ के अपने तथ्य निकालिए। मैं जनमानस में घूमी हूँ, उनके
जो राजस्थान के उत्सव हैं वो देखे, हरियाणा के तो मैं देख ही रही थी। तो इस तरह से एक शोध ग्रंथ तैयार हुआ। क्या बात है। अब बात करते हैं बीना जी आपकी बाकी किताबों के बारे में। आपकी कौन कौन सी किताबें आ चुकी हैं और वो किन विषयों पर हैं जी। और मुझे लगता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति की भी हैं, तो शायद कोई ना कोई धार्मिक किताब भी आपने अवश्य लिखी हो। कुछ धार्मिक स्तर की लघु कथाएं मैंने लिखी हैं और उस पर काम चल रहा है। तो इसी दौरान मैं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी से जुड़ी, तो उन्होंने मेरे पास शब्द साधना का प्रस्ताव रखा, समीक्षाओं का। अच्छा। तो देश भर से हमने समीक्षाएं मंगाई और समीक्षा की हमने एक शब्द गाथा 1 और 2 किताब तैयार की। फिर गीतों पर हमने इस तरह की किताब तैयार की। उसके बाद फिर व्याकरण विधि मैंने तैयार की, एक और हमारे साथ सहयोगी अध्यापिका जी हैं, उनके सहयोग से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। कुछ और अभिनव वगैरह कृति की किताबों में पाठ दिए। उसके बाद फिर मैंने कुछ अपनी लघु कथाएं लिखी। साझा लघु कथा संग्रह आए, साझा काव्य संग्रह आए 7-8। उसके बाद फिर मेरी अपनी एक किताब आई काव्य के सप्तरंग। काव्य के सप्तरंग में 7 तरह की कविताएं, इसीलिए मैंने इसका शीर्षक भी रखा दोहा, मुक्तक, गजल, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और मुक्तक छंद हैं, इस तरह के इसमें आई है। इसी में अगर आप सुनना पसंद करें तो एक कविता आई है जो प्रारंभिक स्तर पे काफ़ी कई साल पहले मैंने लिखी थी, खाली हाथ। अच्छा। जिसे पुरस्कृत भी किया गया है। अगर आप सुनना चाहें तो खाली हाथ सुनाती हूँ मैं आपको। ये ऊंची नक्काशीदार अट्टालिकाएं और बुर्ज, ये सफेद संगमरमर और लाल पत्थर के दुर्ग होंगे किसी राजे रजवाड़े या फिर किसी ताकतवर शहंशाह आलम की निशानी। ये मुक्त कविता है। मुझे तो लगता है किसी कारीगर की कहानी। ना जाने कितने लोग आए और कितने चले गए, यादों में कुछ उनमें से अपनी निशानियां छोड़ गए। राजा भी थे, महाराजा भी थे, बादशाह और शहंशाह भी थे। खास बात यह थी कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले भी गए। अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, अच्छे भी थे तो कुछ बुरे भी थे। अश्रु दोनों दे गए, किसी ने उनकी याद में अश्क बहाए तो किसी ने उनकी दिलरुसवाई में बहाए। जुल्मो सितम न करना किसी पर, ये दिन सब पर आता है। जुल्मो सितम न करना किसी पर, ये दिन सब पर आता है। जो आता है वो एक दिन अवश्य जाता है। सारा अहम ज़मींदोज़ हो जाता है। शायद इसीलिए अंतिम क्षणों में कह गया यूनान का सिकंदर। शायद इसीलिए अंतिम क्षणों में कह गया यूनान का सिकंदर, मत रखना मेरे हाथ ताबूत के अंदर। उसने अंतिम समय में कहा था कि ताबूत से मेरे खुले हाथ रखना, कि खाली हाथ आए थे और मैं इतना बड़ा महान राजा होने के बाद भी खाली हाथ जा रहा हूँ। देख ले हमारे खासम खास और आवाम, कितनी भी भर लो उड़ान किंतु रहे जमीन पर पाँव। बेशक बाहुबली रहे जीवन भर, पर अब खाली हाथ ही जा रहे हैं। विश्व विजेता जो थे साथ कुछ नहीं, सब यही छोड़े जा रहे हैं। विश्व विजेता जो थे साथ कुछ नहीं, सब यही छोड़े जा रहे हैं। और क्या साथ शाहजहां ले गया। इसी में दूसरा पॉइंट आ गया। एक प्रेम उसका था और दूजा प्रेम माझी का। अब वर्तमान में जो हमारे देवेंद्र माझी हुए हैं, एक प्रेम उसका था और दूजा प्रेम माझी का। दोनों ही पत्नी प्रेमी हैं, दोनों ही पत्नी प्रेमी हैं, पर एक का प्रेम स्वार्थ है, दूसरे का प्रेम परार्थ है। एक का प्रेम स्वार्थ है, दूसरे का प्रेम परार्थ है। एक ने बनाने वालों के हाथ काट डाले। हमने पढ़ा है इतिहास में कि 20,000 जिन्होंने ताजमहल बनाया, उन्हीं को उन्होंने हाथ काटे गए। तो ये प्रेम का नहीं, हिंसा का प्रतीक है। तो एक ने बनाने वालों के हाथ काट डाले, दूसरे ने अपने हाथों से पहाड़ काट डाले। वाह। और परहित बना दी नई राह, ताकि किसी और के मुंह से ना निकले आह। साथ माझी के नेकी थी बस, और कोई साथ नहीं दे रहा था उस समय गांव में। साथ माझी के नेकी थी बस, वे नेकी से भरे थे। पहाड़ सी परेशानियों से वो कब डरे थे।
पहाड़ सी परेशानियों से वे कब डरे थे। आदमी चाहे जीत ले सारा जहान, खड़ी कर ले चाहे कितनी भी गगनचुंबी इमारतें आलीशान, होंगी ये बेमिसाल नक्काशियाँ, होंगी ये बेमिसाल नक्काशियाँ, पर असली ताज तो दिलों पे पड़ी इंसानियत की प्रेम परछाइयाँ। पर असली ताज तो दिलों पे पड़ी इंसानियत की प्रेम परछाइयाँ, सुपुर्दे खाक तो शहंशाह भी हो जाते हैं, सुपुर्दे खाक तो शहंशाह भी हो जाते हैं, मगर अकिंचन मांझी यादों में रह जाते हैं, यादों में रह जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। सच में जो मृत्यु है एक वास्तविकता है, हाँ। हर एक को आनी है, हाँ। लेकिन हमें देखना ये है कि कौन मरने के बाद दिलों में अमर रहता है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको दिलों में रहना है हमेशा के लिए। बहुत लोग हैं जो निशानी अमित प्रेम ही छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रेम कभी नहीं मरता, प्रेम हमेशा प्रेम अमर कभी रहता नहीं मरता। मीरा का प्रेम अभी तक है, राधा का प्रेम अमिट है, और यही असली प्रेम है। जी बिल्कुल। हीना जी, आपने इतनी खूबसूरत कविताएं लिखी, इतना सुंदर लेखन किया, तो जाहिर सी बात है कि आपको सम्मान भी काफी मिले होंगे, कुछ विशेष उपलब्धियां होंगी आपकी, तो आप उनके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? हाँ, सम्मान तो काफी मिला है। जो मेरी एक कृति आई थी काव्य के सप्तरंग, इसको काफी लोगों ने गोरखपुर बस्ती से पहले शब्द साधना का मिला। हरियाणा जो हमारे यहाँ पर सुषमा स्वराज जी के भाई हैं मुकुल जी, मुकुल भाई, उनकी संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन गुड़गांव की संस्था ने मुझे हिंदी सेवी का सम्मान दिया। गूंज संस्था है दिल्ली में, उन्होंने सम्मानित किया। और सुरेंद्र शर्मा जी के हाथों भी मुझे लघु कथा के लिए पुरस्कार मिला है। अमृत कुंभ सम्मान अभी हाल ही में मिला है, पिछले साल। अच्छा जी, तो काफी कुछ मिले हैं, करीब 200-250 तो होंगे। काफी मिले हैं। 200-250 सम्मान तो अब हम यहाँ पे उनका जिक्र नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है, गीत साधना के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी से मिला। अच्छा, तो वीना जी, आप जॉब भी करती हैं, इतना लिखती भी हैं, फिर सम्मान के लिए भी आपको जाना पड़ता होगा, फिर आप सबसे बड़ी बात है कि आप महिला है, तो जाहिर सी बात है कि घर की जिम्मेदारियां भी आप पर रहती हैं। तो इन सबको आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, तो महिला जो है देवी का स्वरूप माना गया है। मैं ये नहीं कर रही हूँ मैं देवी हूँ, लेकिन हम महिलाएं दुर्गा का रूप है, वो अष्टभुजी है ना, तो अष्टभुजी है, तो हम काम के रूप में अष्टभुजी है। तो एक हाथ हमारा विद्यालय में है, तो एक घर में है, तो घर की जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए बीच में मेरा गोष्ठियों में आना जाना भी थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। बिटिया 12वीं में आई थी तो मैंने कम कर दिया था, लेकिन लेखन मेरा अनवरत रहता है घर से, पढ़ना मेरा अनवरत रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ना। जिस दिन ना पढ़ूं तो ऐसा लगता है आज तो दिन बीता ही नहीं, तो ये थोड़ा लिखना पढ़ना आपका रुचि है मेरी। पूरा जीवन आपका लेखन एक प्रेरणा की तरह मैं देख रही हूँ। तो आप हमारे युवा जो पीढ़ी है जो लिखने के क्षेत्र में आगे आना चाहती है, आप उनको कोई संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं उनको ये कहूँगी कि अपने दिल को साधो, करुणा भाव को लाओ। करुणा भाव होगा तो आप चीज़ों को परखोगे सही ढंग से, और जिस दिन आपकी पारखी नज़र हो जाएगी तो सृजन संवाद खुद हो जाएगा। 15 फरवरी को महापरिनिर्वाण दिवस बुद्ध जी का मनाया जाता है। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए विशेष काम किए हैं। उनकी जैसे प्रतिमाएं लगाना, उनके संग्रहालय स्थापित करना देश विदेश में। भारत में तो काम होता ही है, लेकिन जैसे पहले था, है ना, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, चीन, कंबोडिया, हमारे बुद्ध बहुत रहे हैं। अफगानिस्तान में उनकी प्रतिमाएं खुदाई में निकल रही हैं, क्योंकि बुद्ध एक प्रतीक है। जैसे उन्होंने कलिंग का युद्ध शांत किया था अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय, तो यूएनओ ने फिर से इस विषय को लाए हैं। अच्छा। बुद्ध के माध्यम से युद्ध की तरफ से मोड़ना, जागरूक करना लोगों को कि शांति चाहिए तो युद्ध से मुंह मोड़ना होगा। इसी पर मैंने पिछले साल एक लघु कथा लिखी थी जी, कि बुद्ध को बचाओ। तो मैं उसको आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। बुद्ध को बचाओ, बुद्ध को बचाओ, वह चिल्लाए जा रहा था। लोग अफरा तफरी में थे और उसे अनसुनी कर रहे थे। दुश्मन देश ने हमला जो कर दिया था, आग के शोले आसमान से
बरस रहे थे। मिसाइल कब किसे मिट्टी में मिला दे कुछ पता नहीं। एक ने भागते भागते कहा, अरे पहले तुम खुद को बचाओ, देखते नहीं बम फूट रहे हैं, बंकर में जाओ। नहीं, पहले बंकर में बुद्ध की मूर्ति को ले चलते हैं, एंटीक है और अभी बाल बाल बची है विस्फोट से। हाफती बौखलाहट में अनु ने ज्यादा थी, पर इसमें ऐसा क्या खास है, पत्थर ही तो है, तेजी से वह बोला। अब्राहम, तुम नहीं जानते, बुद्ध होंगे तो युद्ध नहीं होंगे, लोग शांति से जी सकेंगे। निस्वार्थ प्रेम और शांति का संदेश बुद्ध से बढ़कर भला कौन दे सकता है। वह बोले जा रहा था, पंछी, बादल, दरिया का जल और देखो फूलों का पराग भी एक देश से दूसरे देश बेधड़क चला जाता है। बस हम मनुष्य ही हैं जो एक दूसरे को जीतने की होड़ में जंग में लगे हुए हैं और माँ समान इस हरी भरी धरती की कोख को बंजर कर रहे हैं। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब डेविड के पास ना था। वह मूर्ति को गौर से देखता है, सालों से क्या सदियों से ऐसे ही लेटी पड़ी है, शांत, एकदम स्थिर। सुना है कलिंग की विभीषिका इसी ने शांत की थी। अब तो कितने कलिंग रक्तपात विश्व में हो रहे। बुद्ध से बड़े उनके विचार हैं, बाहर से ज्यादा भीतर रहना ही चाहिए। उसकी मुस्कान मानो कह रही थी, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। शायद क्यों का जवाब इस सर्वशक्तिमान के पास हो या उन तानाशाही शक्तिमानों के पास जो हथियारों और दवाइयों के बड़े व्यापारी थे। आर्थिक महाशक्ति जिधर आग करती, देश लड़ रहे थे, घाव दे रहे थे और मरहम भी लगा रहे थे। आज विश्व में हथियारों और दवाइयों का सबसे बड़ा कारोबार है। पहले वो हथियार देते हैं, फिर जब घायल होते हैं तो दवाइयां भी लगाते हैं महंगी महंगी। उसकी आंखों में विस्मय था। यह शक्ति कई देशों का तेल पी जाने के बाद भी प्यासी थी। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल हथियार भी उनका बिजनेस है और दवाई भी उनका बिजनेस है। बिल्कुल, तो युवाओं को सोचना होगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। आपकी बातें सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि समय कैसे बीता जा रहा है। अब मैं चाहूंगी जाते जाते आप अपनी एक कविता और सुनाते जाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो। ममता जी, देखिए 1 नवंबर को हमारा हरियाणा दिवस आ रहा है। तो हरियाणा दिवस पर एक गीत हाल ही में मैंने लिखा, हाली किसान धरती पावन, बात करो जो जवान की। हाली किसान धरती पावन, जो बात करो किसान की। हरियाणा में आकर देखो फिर शान हिंदुस्तान की। हरियाणा में आकर देखो फिर शान हिंदुस्तान की। ब्रह्मा की जहाँ सबसे पहले संसारी सृष्टि सरसी। शिवालिक में 1.5 करोड़ साल से मनुज सभ्यता हर्षी। ब्रह्मा की जहाँ सबसे पहले संसारी सृष्टि सरसी। शिवालिक में 1.5 करोड़ साल मनुज सभ्यता हर्षी। कुरुक्षेत्र में करते शुरू नंदी वाहन कृषि धान की। हरियाणा में आकर देखो, हरियाणा में आकर देखो फिर शान हिंदुस्तान की। दिल्ली पंजाब यूपी से रोटी बेटी का नाता है। दिल्ली पंजाब यूपी से रोटी बेटी का नाता है। हरियाणा या बहुधान्य का नाम भी बहुत भाता है। कुरुक्षेत्र यहाँ सदा सुनाता बातें गीता ज्ञान की। कुरुक्षेत्र सदा सुनाता बातें गीता ज्ञान की। हरियाणा में आकर देखो, हरियाणा में आकर देखो फिर शान हिंदुस्तान की। और गीत तो बहुत लंबा है पर थोड़ा सा मैं
चलो। अरावली से टकरा कर घन कहीं और बरस जाते हैं, हमारे हरियाणा की विशेषता। अरावली से टकरा कर ये घन कहीं और बरस जाते हैं, खून पसीने की फसल पर कृषक खूब उगाते हैं। बाजरा मक्का गेहूं सरसों से मिटे भूख जहान की, बाजरा मक्का गेहूं सरसों से मिटे भूख जहान की, हरियाणा में आकर देखो फिर शान हिंदुस्तान की, हरियाणा फिर आकर देखो। माटी के चूल्हे माटी के बंदे अब भी मिल जावेंगे, माटी के चूल्हे माटी के बंदे अब भी मिल जावेंगे, चूल्हे आगे बैठा कुनबा सुख दुख गोप सुनावेंगे। रावड़ी चूरमा खा के सूरमा बात करे सीमा जहान की, रावड़ी चूरमा खा के सूरमा बात करे सीमा जहान की, हरियाणा में आके देखो फिर शान हिंदुस्तान की। ये घर घर से क्षमा चाहती हूँ, हरियाणा में घर घर से सैनिक हैं सीमा पर, बिल्कुल। और अपने माँ की भेजी हुई वो दाल रोटी चूरमा खा के भी लड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सीने मजबूत हैं, फौलादी सीने हैं। और खेलों में भी हैं। तो एक अंतिम देखिए जी। लक्ष्मी चंद की राग रागनी जनमानस में भरे उफान, सीधे सच्चे लोग यहाँ के रहते हैं सीना तान। शुरू हुई नीरज की स्वर्णिम कहानी भारत भाले भाल की, हरियाणा में आकर देखो फिर शान हिंदुस्तान की, जी, बहुत शान हिंदुस्तान की। बीना जी बहुत अच्छा लगा। मैं खुद मेरी जो जन्मभूमि है वो हिमाचल है जी, जी। लेकिन मेरी दादी जो थी वो सीमाएं लगी हुई हैं। जी नहीं, मेरी दादी सोनीपत हरियाणा में अच्छा। टीचर थी क्योंकि मेरे दादाजी डिफेंस में थे जी। तो वो मुझे हिमाचल से हरियाणा सोनीपत ले आई और मेरी सारी स्टडी जो है सोनीपत हुई। और उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज रोहतक से ही अपना रेडियोलॉजी का, तो आप हमारे हरियाणा से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली हम यहीं के जड़े हैं। यहीं की हैं। पापा की पोस्टिंग हिमाचल में थी जी, बेसिकली हम हरियाणा से थे। तो हरियाणा के बारे में जब भी सुनती हूँ या हरियाणा के लोग कभी हिमाचल में भी मिलते हैं, हाँ। मैं एक बार शिमला अपने घर गई और मुझे वहाँ पे हरियाणवी आवाज सुनाई दी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हरियाणा के लोगों ने भी यहाँ पे मकान लिए हैं, फ्लैट वहाँ पे बने थे तो कुछ लोगों ने लिए। तो मतलब एक अपनापन जो लगता है। हाँ। खेलों में देखो तो हरियाणा आगे है, जंग में देखो तो हरियाणा आगे है, हर चीज में हरियाणा ने अपना योगदान दिया है। तो जब भी हरियाणा के बारे में मैं कुछ सुनती हूँ तो मेरी भावनाएं जो है मेरे नियंत्रण जुड़ जाती है, स्वतः जुड़ जाती है। मैं कहीं भी चली जाऊँ लेकिन मुझे अपने हरियाणा पर हमेशा ही गर्व रहता है। खड़ी बोली है, भले ही हम ईश्वर को लेकिन मन के साफ है जी, पर मन के साफ है और दिल से जुड़े हुए हैं जी, बिल्कुल। चाहे वो आम जनमानस है और चाहे वो ईश्वर से जुड़ाव है। भले ही मेरे करके बोले, दादी जी ने जॉब की है हरियाणा के गाँव में, कहते हैं सरपंच बेटी बहन की तरह मानते थे। हमें कोई डर नहीं होता था। मैं अकेली गाँव में रहती थी, रेंट पे कमरा लेके, दादाजी बाहर थे। तो आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरी खुद की भी पोस्टिंग कई बार हरियाणा के गाँवों में हुई तो वहां पर जब भी कोई न्योता आता था तो हम लोगों को हॉस्पिटल में आता था। हाँ। तो मतलब बहुत अच्छा हरियाणा का कल्चर, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कल्चर रहा है, बहुत बढ़िया संस्कृति, बहुत ही बढ़िया संस्कृति है। तभी तो हमारे भगवान कृष्ण जी ने मथुरा यूपी से आगे गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया है। लेकिन युद्ध भी यही किया था। कई बार शांति के लिए युद्ध आवश्यक है। जी, बिल्कुल। जब नहीं दुर्योधन पांडवों को नहीं दे रहा था स्वयं बराबर नौकरी, फिर शांति के लिए बड़े विकल्प बना। क्या कर सकते हैं? गांधारी ने तो कहा तो था कृष्ण को कि आपने युद्ध क्यों नहीं रोक सकते थे। हाँ। बोला मैंने तो 5 गांव मांगे थे, मैं तो युद्ध रोकने की कोशिश की थी। उल्टा उन्हीं को शाप तो आप उल्टा कह रहे कि एक पिन की नोक बराबर नहीं देंगे, तो मैं तो युद्ध रोकने की कोशिश की थी। बहुत अच्छा लगा आपसे तो बातें करते करते, ऐसा लगा नहीं कि मैं आपका साक्षात्कार ले रही हूँ, मुझे लगा कि मैं आपसे बातें ही कर रही हूँ। तो फिर कभी किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक
आप ममता हमें जी, आगे मेरा दीजिए। परम सौभाग्य है, आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया और वो भाग्य रेडियो ब्रूज जी, ने मुझे शुक्रिया। आज यहाँ बुलाया है। भविष्य में भी हम मिलते रहेंगे, मैं जी ऐसी कामना बिल्कुल, करती हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो ये थी डॉक्टर बीना जी, जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन लेखिका हैं। लघु कथाएं सुन लीजिए, कविताएं सुन लीजिए, सब में उनको महारत हासिल है। ऐसे ही नायाब हीरे हमारे साथ कला दर्पण में जुड़ते रहेंगे और हम फिर अगली बार किसी ऐसे ही बेहतरीन लेखक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपनी होस्ट, अपनी दोस्त ममता सोनी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।